हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सुमित आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है वो बिल्कुल पहला सेशन है और आज हम इंग्लिश के बिल्कुल बेसिक टर्म से हम अपने कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे। होपफुली आपने पहले जो हमने सिलेबस डिस्कस किया था वो सब आपने पढ़ लिया होगा, अपने सिलेबस को समझ लिया होगा, क्योंकि एक सिलेबस ऐसा पॉइंट है जब तक आप उस चीज़ को नहीं समझोगे तो आने वाले सारे टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नए रहने वाले। तो आज हम अपना पहला सेशन स्टार्ट करते हैं और आज केवल और केवल हम इंग्लिश के बिल्कुल बेसिक बातों पे बात करेंगे। ठीक है, बेसिक क्या है वो आपको अभी पता चलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं ना, सिलेबस के बारे में डिस्कस। ठीक है, तो आज जो हमारी बात होगी वो बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल स्टार्टिंग से होगी। ठीक है, स्टार्टिंग क्या है, ये आपके सामने क्या लिखा है, इंग्लिश। ठीक है, क्या लिखा है, इंग्लिश। इंग्लिश आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं एक लैंग्वेज है। क्या है, एक सब्जेक्ट नहीं और एक लैंग्वेज है। ठीक है, लैंग्वेज कहने का मतलब क्या है, लैंग्वेज कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसका यूज अपनी डेली लाइफ में करते हैं। ठीक है, आप सभी करते हैं और हम सभी भी करते हैं। ठीक है, अब इसका काम आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी होता है। ठीक है, हर एक चीज पे आपको इस चीज को लेके चलना है। तो जब भी हम इस इंग्लिश के बारे में बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं ये इंग्लिश क्या अपने आप में एक लैंग्वेज है। क्या ये इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है। जब भी हम लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो तीन सिस्टम इसके सामने आते हैं। कितने सिस्टम आते हैं, तीन सिस्टम आते हैं। कितने आते हैं, साथ साथ आपको बोलना भी है। सबसे पहले कौन सा सिस्टम आता है, उसे हमने कहा फोनोलॉजी। क्या कहा, फोनोलॉजी। पढ़िए एक बार ध्यान से, क्या लिखा है ये, फोनोलॉजी। ठीक है, सेकंड आता है मॉर्फोलॉजी। क्या आता है, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, समझते चलना बिल्कुल साथ साथ। और उसी के बाद लिखा हमने सिंटेक्स। क्या लिखा है, सिंटेक्स। ये तीन टर्म मैंने आपके सामने लिखा है। सबसे पहले फोनोलॉजी, उसके बाद आता है मॉर्फोलॉजी और उसके बाद आता है सिंटेक्स। ये एक लैंग्वेज के तीन सिस्टम होते हैं। ठीक है, अब आपके सामने शायद ये जो तीन शब्द लिखे ये हो सकता है आपके लिए नए हो सकते हैं। ठीक है, नए हो सकते हैं, या आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें इनके बारे में पहले से पता भी होगा। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते क्या है। जब भी हम फोनोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो इसका मीनिंग इसके इसी वर्ड में आपको समझने को मिल जाएगा। देखो, आपके सामने एक शब्द लिखा है, क्या लिखा है, फोनोलॉजी। ठीक है, अब हम इस शब्द को धीरे धीरे करके तोड़ते हैं। ठीक है, तो एक पार्ट तो इसका हुआ ये फोन, और उसके बाद हुआ ये ओ, और उसके बाद जो भी बचता है लॉजी। ठीक है, तो हमारे सामने जो भी बचता है वो हुआ लॉजिक। ठीक है, अगर हम इस फोन के बारे में बात करें तो फोन का मतलब होता है साउंड। क्या होता है, साउंड। फोन का मतलब क्या होता है, साउंड होता है। ठीक है, अगर हम इस ऑफ के बारे में बात करें तो ऑफ यहाँ पे प्रेपोजिशन है। इस ओ का मतलब क्या है, ऑफ। ठीक है, और उसके बाद ये जो लॉजी लिखा है इसका मतलब होता है स्टडी। क्या होता है, स्टडी। तो अगर हम इन तीन शब्दों से इसका मीनिंग तैयार करें तो इसका मीनिंग हुआ स्टडी ऑफ साउंड। क्या हुआ, स्टडी ऑफ साउंड। तो यहाँ पे जो भी बात होगी आपकी प्रोनाउंसिएशन से। तो एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप रीडिंग करते हैं तो वहां से आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी होती है और इसी के साथ साथ आपके स्पेलिंग बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आप अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वर्ड। सेकंड वर्ड आपके सामने लिखा है मॉर्फोलॉजी। क्या लिखा है, मॉर्फोलॉजी। इसे भी हम ऐसे ही तोड़ते हैं। तो एक वर्ड हमारे सामने हुआ मॉर्फ। क्या हुआ, मॉर्फ। और एक हुआ हमारे सामने ओ, और उसके बाद जो भी बचता है ये हमारे पास बचता है लॉजी। जब भी हम इस मॉर्फ के बारे में बात करते हैं तो मॉर्फ का मतलब होता है वर्ड। क्या होता है, वर्ड। ठीक है, और ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ, और लॉजी का मतलब वही अपना आता है स्टडी। तो अगर अब हम इसका मीनिंग तैयार करें तो इसका मीनिंग क्या हुआ, स्टडी ऑफ अ वर्ड। यानी कि अब हम एक एक शब्द पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे, एक एक शब्द पे बात करेंगे। और इसी एक एक शब्द पे बात करने के बाद हम किस में करेंगे, अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में करेंगे। किस में करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो भी बात होगी मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड वो किस में होगी, हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच में होगी। उसी के बाद हमारे सामने लिखा है सिंटेक्स। अगर हम इसके मीनिंग को समझना चाहें तो इस सिंटेक्स का मतलब आता है रिलेटेड सेंटेंस से। किससे आता है, सेंटेंस से। और इसी सेंटेंस के लिए हम किस पे बात करेंगे, अपने एडवांस ग्रामर पे, जिसे हमने तैयार किया था कि हम टेंस से लेके कहां तक लेके चलेंगे, कंडीशनल सेंटेंस। और उसके बाद हम बात करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम क्वेश्चन टैग, और फिर
हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं, जिसमें एक हुआ वॉइस और एक हुआ नरेशन। ठीक है, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज के तीन सिस्टम आपके सामने हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? फोनोलॉजी लिखा है। फोनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ साउंड। ठीक है, उसके बाद मॉर्फोलॉजी लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ वर्ड। और सिंटेक्स का मतलब क्या होता है? सेंटेंस। आप एक बार इस बात को ध्यान से समझें, फिर अपने बेसिक टर्म पे लेके चलेंगे। एक बार इसे अच्छे से नोट डाउन करें। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये तो हुई हमारे कुछ टर्म्स। ये देखो, आपको आपको ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखने को भी मिल जाते हैं। ठीक है, आपको इन सब के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम बात कर चुके हैं कि इंग्लिश अपने आप में क्या है? एक सब्जेक्ट नहीं, लैंग्वेज है। तो जब भी हम लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, कोई भी लैंग्वेज कब बनती है? कोई भी लैंग्वेज तब बनती है जब वो साउंड को प्रोड्यूस करती है। जब वो साउंड को प्रोड्यूस करती है, यानी कि साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अगर मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं तो ये किसकी हेल्प से? लैंग्वेज। यानी कि अब मैं साउंड को प्रोड्यूस कर पा रहा हूं, तो ये भी हमारी क्या है? लैंग्वेज है। ठीक है, तो लैंग्वेज कब बनती है? जब वो साउंड को प्रोड्यूस करती है। इसी इंग्लिश के साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास कितने लेटर्स आते हैं? 26 लेटर्स आते हैं। क्या आते हैं? 26 लेटर्स। क्या आते हैं? कितने लेटर्स आते हैं? 26 लेटर्स आते हैं, जिसे हम कहते हैं अल्फाबेट। क्या कहते हैं? अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट का ही मतलब क्या होता है? 26 लेटर्स होते हैं। अगर मैं इसके साथ इसका प्लूरल फॉर्म बनाना चाहूं, अल्फाबेट्स, अगर मैं इसका प्लूरल फॉर्म बनाना चाहता हूं अल्फाबेट्स, तो क्या अल्फाबेट्स का मतलब क्या 26 से ज्यादा लेटर्स हो जाएंगे? नहीं, इसका मीनिंग यहां पे चेंज हो जाता है, और अब इस अल्फाबेट्स का मतलब क्या हो जाता है? लैंग्वेजेस। क्या हो जाता है? लैंग्वेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक शब्द के साथ आप प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि एस और एस लगाने से उसका प्लूरल फॉर्म ही बनता हो। ठीक है, कभी कभी उसका कंप्लीट मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए ये बात तो होगी हमारी लेटर्स के बारे में। हमारे इंग्लिश में कितने लेटर्स आते हैं? 26 लेटर्स आते हैं। अब बात करते हैं, इसकी दो कैटेगरी हमारे सामने आती है, और इसकी दो कैटेगरी कौन कौन सी आती है? एक कैटेगरी आती है वॉल्स, एक आती है वॉल्स। कितनी कौन सी आती है? वॉल्स। और दूसरी कैटेगरी आती है कॉन्सोनेंट्स। एक कैटेगरी आती है हमारी वॉल्स की, और एक कैटेगरी आती है कॉन्सोनेंट्स की। आप सभी ने ये बातें पढ़ी है कि वॉल्स हमारे नंबर में कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? सबसे पहले आता है ए, ई, आई, ओ एंड यू। ठीक है, ये हमारे होते हैं 5 वॉल्स। पढ़िए साथ साथ, क्या लिखा है? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो ये हुए हमारे 5 वॉल्स। इनके अलावा जितने भी बचते हैं वो हमारी कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वो हमारी कॉन्सोनेंट कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो अभी हमने बात की कि हमारे इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से दो कैटेगरी आपके सामने आती है। एक आती है वॉल्स कैटेगरी और एक आती है कॉन्सोनेंट कैटेगरी। वॉल्स अपने आप में 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। और बाकी जितने भी बचते हैं वो हमारी कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वो कॉन्सोनेंट कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं। जब हम इन लेटर्स को और इन वॉल्स को एक साथ मिलाते हैं, तो यहां से हमारा तैयार होता है वर्ड। क्या तैयार होता है? वर्ड। क्या तैयार होता है? वर्ड होता है। ठीक है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन तैयार करता हूं, तो डेफिनेशन होती है कि आप जो भी एक सीरीज बनाते हैं लेटर की, आप जो भी लेटर की एक सीरीज बनाते हैं, उसे आप अगर प्रोनाउंस कर पाते हो तो ये अपने आप में वर्ड है। ठीक है, ये एक बात हुई। चलिए, अगर मैं आपके सामने कुछ लेटर्स लिखता हूं, सपोज मैं अगर यहाँ पे मैंने लिखा LOOHCL, ठीक है, ये मैंने आपके सामने एक लेटर्स के सीरीज लिखे। ठीक है, तो क्या ये अपने आप में वर्ड है? अभी मैंने कहा कि ये साउंड को अगर प्रोनाउंस कर पाते हैं तो वो अपने आप में वर्ड है? नहीं। देखो, हाँ, साउंड को प्रोनाउंस करना अपने आप में वर्ड है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये अपना कन्वे करें उसका स्पेसिफिक मीनिंग। जब तक उसका स्पेसिफिक मीनिंग नहीं, तब तक वो वर्ड भी कैटेगरी से नहीं आता है। इन्हीं बात को अगर मैं यहां से ध्यान से लिखना चाहूं, तो इस बात को अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, तो क्या ये अपने आप में वर्ड है? क्या ये अपने आप में वर्ड है? बिल्कुल है, क्योंकि जब आपने इसे
प्रोनाउंस करने की बात की तो आप इसे प्रोनाउंस कर सके। जब इसके मीनिंग पे बात करें तो भाई अपना आपका इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है, बिल्कुल है। तो ये अपने आप में कौन सी कैटेगरी से आया? वर्ड कैटेगरी से। देखिए अभी हमने क्या किया कि लेटर्स को आपस में मिला दिया। लेटर्स को जैसे ही हमने आपस में मिलाया तो हमारे सामने तैयार क्या हुआ? वर्ड तैयार हुआ। और वर्ड की दो की पॉइंट्स हमने तैयार किए। पहले क्या कि भाई वो जो भी सीरीज बनेगी लेटर की वो अपने आप में प्रोनाउंसिएबल होनी चाहिए, और सेकंड बात क्या होनी चाहिए कि उसका अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी किसके बारे में? वर्ड के बारे में। आप एक बार यहां तक नोट डाउन करें, फिर आगे की बातों को लेके चलेंगे। चलिए अब आगे की बातों को समझते हैं। अभी हम बात कर चुके हैं वर्ड के बारे में, अब और आगे हमें इसे समझना है कि हमारे सामने ये वर्ड की कितनी कैटेगरी और कितने टाइप्स हमारे सामने आते हैं। इन सब चीजों पे अब बात करेंगे। जब भी हम वर्ड्स के बारे में बात करते हैं, वर्ड के बारे में बात करते हैं, तो यहीं से आपके तैयार होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या तैयार होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो आपके यहां से तैयार होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि ये टोटल नंबर में कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8 होते हैं। एक एक करके आप सबके समझना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो पार्ट ऑफ स्पीच हमारे सामने आता है वो कौन सा आता है? नाउन। कौन सा आता है? नाउन। नाउन आप सभी ने पढ़ा है, ठीक है, आप सभी ने स्कूल लेवल पे इसे पढ़ने की कोशिश की है। तो नाउन का अगर हम ध्यान से समझे तो नाउन अपने आप में क्या है? नेमिंग वर्ड। क्या है ये? नेमिंग वर्ड। ठीक है, यानी कि अ वर्ड विच इज यूज्ड टू नेम समथिंग और समवन। ठीक है, यानी कि वो शब्द जो किसी का नाम बताता है वो हमारे सामने क्या हुआ? नाउन हुआ। ठीक है, एक बात जो आपको समझनी है, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछता हूं, क्या कोई नाउन और नेम में कोई डिफरेंस है? नाउन और नेम में कोई डिफरेंस है? तो यहाँ पे अगर एक डिफरेंस है तो वो क्या है कि उनके सिर्फ स्पेलिंग में डिफरेंस है और इसमें किसी भी चीज में डिफरेंस नहीं है। नाउन और नेम सेम है। ठीक है, जब भी हम किसी के नेम के बारे में बात करते हैं तो वो हमारी कैटेगरी आती है नाउन। कौन सी कैटेगरी आती है? नाउन। ठीक है, सेकंड बात पे आते हैं। तो सेकंड हमारे सामने आता है प्रोनाउन। कौन सा आता है? प्रोनाउन। जब भी हम प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं तो प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? जो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है, यानी कि जो रिप्लेस करता है, रिप्लेसेस अ नाउन, यानी कि नाउन की जगह पे जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इसी के बाद हमारे सामने आता है एडजेक्टिव। कौन सा आता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मीनिंग हम सबको हमें समझना है। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है ये क्वालिफाई करता है, क्वालिफाइज अ नाउन एंड अ प्रोनाउन। ठीक है, ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे सामने आता है वर्ब। अगर हम इस वर्ब के बारे में बात करें तो वर्ब का मतलब क्या होता है? देखो इसकी दो चीजें आपके सामने आती हैं। एक तो ये एक्शन बताता है। क्या बताता है? ये एक्शन बताता है। और ये हमें क्या बताता है? स्टेट ऑफ बीइंग भी बताता है। क्या बताता है? स्टेट ऑफ बीइंग भी ये हमें बताता है। क्या बताता है? स्टेट ऑफ बीइंग भी ये हमें बताता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे सामने एडवर्ब। जब हम इस एडवर्ब के बारे में बात करते हैं तो ये एडवर्ब क्वालिफाई करता है, क्वालिफाइज अ वर्ब। ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और ये एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और ये अपने आप को भी क्वालिफाई करता है। तो ये बात होगी हमारे किसके बारे में? एडवर्ब के बारे में। ठीक है, एडवर्ब के बाद हमारे सामने आता है कंजंक्शन। कौन सा आता है? कंजंक्शन। जब भी हम कंजंक्शन के बारे में बात करते हैं तो कंजंक्शन का काम क्या है? कंजंक्शन का काम होता है ये दो शब्दों या सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो जब भी जोड़ने की बात आती है तो हम इसे कह सकते हैं जॉइनिंग वर्ड। क्या कह सकते हैं? जॉइनिंग वर्ड। ठीक है, तो ये बात हमारी होगी किसके बारे में? कंजंक्शन के बारे में। एक बार ये नोट डाउन करें, फिर आगे लेके चलेंगे। चलिए अब आगे करते हैं, समझते हैं। तो ये बात होगी हमारी कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन के बारे में हमने समझा कि ये हमारे सामने तैयार होते हैं। इसकी डेफिनेशन जॉइनिंग वर्ड से। कैसे होती है? जॉइनिंग वर्ड से।
अब बात करते हैं किसके बारे में, प्रेपोजिशन के बारे में। 7th हमारे सामने आता है जिसे हमने कहा प्रेपोजिशन। जब भी हम प्रेपोजिशन के बारे में बात करते हैं तो प्रेपोजिशन का काम क्या होता है, ये रिलेट करता है। ये क्या करता है, रिलेट करता है। दो नाउन को या दो प्रोनाउन को, उनको रिलेट करने का काम कौन करता है, ये हमारा प्रेपोजिशन करता है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसे कह सकते हैं रिलेटिंग वर्ड। क्या कह सकते हैं इसे, रिलेटिंग वर्ड। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हमारे सामने आता है इंटरजेक्शन। क्या आता है ये, इंटरजेक्शन। जब भी हम इस इंटरजेक्शन के बारे में बात करते हैं तो इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है, ये हमारी उन फीलिंग्स को बताती है जो सडनली आती है। ठीक है, तो अगर मैं कहना चाहूं, जैसे मैं इसे कह सकता हूं सडन एक्सप्रेस फीलिंग, एक्सप्रेस सडन फीलिंग। ठीक है, यानी कि ये आपकी उन फीलिंग्स को बताती है जो सडनली आती है। जैसे कि आप कोई मैच खेल रहे हैं, ठीक है, और उस मैच में आपकी टीम जीत जाती है, तो आप एकदम से उसे अपनी सेलिब्रेशन को दिखाने के लिए आप कहते हैं वाओ। क्या कहते हो, वाओ। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे कहना चाहूं तो मैं इसे कह सकता हूं वाओ वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच। ठीक है, तो इस वाव से एक्चुअल में हमने इस पूरे सेंटेंस में यूज होने वाले हमारी हैप्पीनेस को बताने का काम किया। किसको बताने का काम किया, हमारी हैप्पीनेस। तो यहाँ पे हमने जिस शब्द का यूज किया ये हमारी फीलिंग को बता रहा है, हमारी सडन फीलिंग को बता रहा है, इसलिए हमें इसे कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, इंटरजेक्शन कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे टोटल हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप एक बार इसे नोट डाउन करें, फिर आगे लेके चलेंगे। चलिए अब बात करते हैं आगे की बातों के बारे में। तो ये हो गए हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो आप एक बार इसे समझे और फिर हम आगे अपने सेशन को रोकते हैं यहीं पे। तो ये बात हमारी किसके बारे में होगी, ये वर्ड के बारे में हमारी बात होगी। अब आते हैं आगे। तो जैसे ही हमने लेटर्स को आपस में मिलाया था, तो वो हमारे क्या बने थे, वर्ड बने थे। क्या बने थे, वर्ड बने थे। इसी तरह से जब हम इन वर्ड्स को आपस में मिलाते तो हमारे सामने तैयार होते हैं फ्रेज। क्या तैयार होते हैं, फ्रेज। क्या तैयार होते हैं, फ्रेज। तो फ्रेज का मतलब क्या होता है, फ्रेज का मतलब होता है कि ये एक्चुअल में क्या होता है, ये हमारे सामने आता है ग्रुप ऑफ वर्ड के नाम से। किससे आता है, ग्रुप ऑफ वर्ड। यानी कि जैसे हमने लेटर्स को आपस में मिला के क्या बनाया था, वर्ड बनाया था, इसी तरह से हम वर्ड को आपस में मिला के क्या बनाएंगे, फ्रेज बनाएंगे। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे चाहूँ तो एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूं। मैंने कहा अमन एंड सुमन। अगर मैं ध्यान से समझना चाहूं, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दिया अमन एंड सुमन। क्या कहा, अमन एंड सुमन। अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो ये अपने आप में क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड है। ठीक है, तो दूसरी बात जो इसकी आती है, यानी कि ये क्या करता है, ये मेक सेंस। ये सेंस तो बनाता है बट नॉट कंप्लीट सेंस। यानी कि ये सेंस बनाता है, इसकी अपनी सेंस होती है लेकिन इसकी कोई कंप्लीट सेंस नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा अमन एंड सुमन। मैं अगर आपके सामने कहता हूं अमन एंड सुमन, तो आप में से शायद यही क्वेश्चन पूछेंगे कि अमन और सुमन क्या। आप मुझसे यही पूछोगे ना, अमन एंड सुमन क्या। तो यहाँ पे जो भी हमारी बात है, यहाँ तक तो इसका मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी सेंस है वो यहाँ पे इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी कैटेगरी से आता है, ये हमारी फ्रेज कैटेगरी से आता है। तो जब भी हम फ्रेज के बारे में बात करते हैं तो 3 तरह के फ्रेज हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले आता है नाउन फ्रेज। कौन सा आता है, नाउन फ्रेज। उसके बाद हम बात करेंगे एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में, और फिर हमारे सामने आता है एडवर्ब फ्रेज। कौन सा आता है, एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, तो आज की बात हम यहीं तक रखेंगे, फिर हम आगे की क्लासेस में इस टॉपिक को ही कंप्लीट करेंगे और फिर हम अपने पहले टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।